नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा। 2024 का महासमर जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, सियासी हलचल तेज होती जा रही है। सपा में जहां प्रत्याशी, कार्यकर्ता, नेता सब कश्मकश में हैं, तो वहीं कांग्रेस में अंदर खाने कलह मची हुई है। एक के बाद एक बड़े नेता कांग्रेस का दामन छोड़कर दूरी बना रहे हैं। ऐसे में दोनों ही दलों के शीर्ष नेतृत्व पर सवाल उठ रहे हैं। यूपी की बात करें तो अब तक सपा 8 प्रत्याशियों को बदल चुकी है, तो वहीं कांग्रेस अब तक मिली हुई 17 सीटों पर ही प्रत्याशी नहीं उतार पाई। वहीं चुनावी सरगर्मियों के बीच कानपुर की सीसमऊ सीट से विधायक इरफान सोलंकी पर आज आने वाला फैसला फिर टल गया। अब 6 अप्रैल फैसले की अगली तारीख दी गई है, जिसको भी सपा ने सियासत से जोड़ दिया है। कन्नौज में अखिलेश ने कहा कि इरफान सोलंकी को जानबूझकर फंसाया जा रहा है। उन्होंने इरफान के साथ साथ आजम खान का भी नाम लिया। तो चलिए आज इन्हीं खबरों को लेकर के हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हमारे अलग अलग जिलों से संवाददाता जुड़े हुए हैं। आपसे उनका तारुफ करा देती हूँ। जहाँ सर्वेश कानपुर से हैं, जो हमें इरफान से जुड़ी खबरों की जानकारी देंगे। वहीं हमारे साथ राहुल हैं, जो कि पीलीभीत से हैं। विजय हैं, अमेठी से जुड़े हुए हैं, जो कि काफी चर्चित सीट है उत्तर प्रदेश की। मुजाहिद कन्नौज से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मेरा सवाल सर्वेश आपसे, जिस तरीके से तीसरी बार इरफान के मामले में सुनवाई टल गई है, इरफान ने कहा भी कि मैं क्या कोई जानवर हूं जो इतना बुरा सलूक मेरे साथ किया जा रहा है। सर्वेश, आप सुन पा रहे हैं? जी जी जी। तो बताइए, आज जिस तरीके से हमने देखा कि इरफान सोलंकी ने कहा क्या मैं कोई जानवर हूं, मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार किया जा रहा है, और तीसरी बार ये सुनवाई टल गई। देखिए सौम्या, आपको बता दूं कि 8 नवंबर 2022 को नजीर फातिमा द्वारा जाजमऊ थाने में एक मुकदमा लिखाया गया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि जी जी, आप बताएं। ये सौम्या, जिस तरीके के नजीर फातिमा ने एक मुकदमा जाजमऊ थाने लिखवाया था, उसमें उन्होंने बताया था कि जब वो अपने भाई की शादी में गया हुआ था, उनका पूरा परिवार था, इरफान विधायक, सपा विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी और अन्य साथियों के साथ आके उनके घर पे आग लगा दी, और जिसके बाद से ही उनकी गिरफ्तारी हो गई थी। और लगातार कोर्ट में 5वीं बार आज फैसला टला है। लेकिन विधायक इरफान सोलंकी का कहना था कि जब मुझे कोर्ट लाया गया है तो सुबह मुझे पुलिस लाइन क्यों ले जाएगा, क्योंकि मैं कोर्ट आया हूं या पुलिस की कस्टडी में लाया गया है मुझे। और उनका एक आरोप ये भी था कि सुबह से ना ही उनको पानी और खाना कुछ भी दिया गया है। और जब मीडिया ने उनसे सवाल किया कि इरफान कुछ बोलना चाहेंगे, तो उन्होंने बताया कि मैं जानवर हूं और जानवर हूं। लगातार 5 बार वो इन्होंने एक ही जवाब दिया किसी भी सवाल पे कि मैं जानवर हूं। ये सौम्या। बिल्कुल। देखिए मुजाहिद, कन्नौज की अगर बात की जाए तो कन्नौज में भी कश्मकश लगातार चल रही है, जहां एक तरफ बीजेपी ने अपने प्रत्याशी को रिपीट किया है और वो बिल्कुल तैयारी के साथ चुनावी मैदान में है। वहीं सपा अभी तक अपना प्रत्याशी क्लियर नहीं कर पाई है, जहां पहले से कयास लगाए जा रहे थे अखिलेश यादव अपनी कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि अच्छा एक वोट बैंक हमेशा से समाजवादी पार्टी का वहां देखा जाता रहा है। लोग पसंद करते थे अखिलेश को, वहां से डिंपल ने भी चुनाव। लेकिन अब अखिलेश के चुनाव लड़ने पर ही बड़ा प्रश्न चिन्ह है, और उन्होंने कहा नवरात्र आने दो, कन्नौज की सीट का खुलासा भी हो जाएगा। मुजाहिद, आप अपना म्यूट खोल लीजिए, आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं रही है। जी, जवाब दें, बिल्कुल जवाब दें। बता दें कि जिस तरह से बीजेपी की पहले ही लिस्ट में कन्नौज के सांसद रहे सुब्रत पाठक को उन्होंने अपना प्रत्याशी बनाया, रिपीट किया है। वहीं सुब्रत पाठक लगातार अपने फील्ड में है, लगातार मेहनत कर रहे हैं, जनता तक पहुंच रहे हैं। वहीं अभी तक समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो अखिलेश यादव ने कोई भी प्रत्याशी यहाँ से नहीं उतारा है, और उन्होंने कहा है कि एक अच्छा दिन नवरात्र के दिन वो प्रत्याशी घोषणा करेंगे। कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता है, जो यहाँ के लोग हैं, वो अभी सस्पेंस में बनाते अखिलेश यादव किसको प्रत्याशी बनाएंगे या खुद चुनाव लड़ेंगे। लेकिन कन्नौज की जनता की एक ही मांग है कि अखिलेश यादव यहाँ से अगर चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव में एक
अलग ही दिलचस्प नजारा होगा, क्योंकि जब बीजेपी और सपा आमने सामने होगी, अखिलेश यादव भी 2019 का अपना बदला लेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं एक चर्चा ये भी है कि कन्नौज से शिवपाल यादव या तेज प्रताप यादव या रेखा वर्मा चुनाव लड़ सकती है। लेकिन अभी तक साफ तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि कन्नौज से सपा का प्रत्याशी कौन होगा। अखिलेश यादव में हाल ही में कन्नौज आए थे, उन्होंने साफ तौर पर ये तमाम मुद्दे उठाए थे, बीजेपी नेताओं को घेरा था। उन्होंने कहा था कि जिस तरह से इरफान सोलंकी की अगर बात की जाए, उन्होंने कहा कि इरफान सोलंकी को सरकार जबरदस्ती फंसाए हुए, अगर वही एक तरफ गाड़ी पलटती है, एक तरफ कहीं ना कहीं सुरक्षा में कुछ जहर दिया, तमाम मुद्दे उन्होंने उठाए थे। और जब बात की जाए लोकसभा चुनाव को लेकर, तो उन्होंने अभी तक अपने प्रत्याशी की कोई घोषणा नहीं की है। अभी तक सस्पेंस बना हुआ है कि आखिर सपा से इस बार कन्नौज में प्रत्याशी कौन होगा। ताकि इस तरह से 2019 लोकसभा सुब्रत पाठक ने डिंपल यादव को हराया था। कहीं ना कहीं कन्नौज की जनता और उनके कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं अखिलेश यादव से कि वह कन्नौज से चुनाव लड़े और 2019 का अपना बदला ले। बिल्कुल, देखिए कि जब हम भी कन्नौज आए थे, हमने देखा था कि व्यापारियों के बीच में एक अच्छी पकड़ है सुब्रत पाठक की, जो कि बीजेपी से एक बार फिर से रिपीट किए जा रहे हैं, उन्हें टिकट दिया गया है। वहीं अखिलेश यादव और सपा का भी अच्छा वोट बैंक है, लेकिन जिस तरीके से सुब्रत पाठक ने पटकनी दी सपा को, उससे माहौल बीजेपी के लिए तना हुआ है। और जिस तरीके से अखिलेश यादव अभी तक प्रत्याशी नहीं उतार पाए हैं, तो कार्यकर्ताओं के हाथ भी बंधे हुए हैं। वो जनता के बीच जाए तो जाए कैसे, ये भी मुश्किल है। राहुल, अगर पीलीभीत की आपसे बात की जाए तो पीलीभीत में इस बार वरुण गांधी का टिकट काट दिया गया और अब जितिन प्रसाद को वहां से टिकट दिया गया है। अब वहां पर बड़े बड़े स्टार प्रचारक पहुंचेंगे, चुनावी प्रचार करेंगे उनके लिए। सबसे पहले जानना चाहूंगी, जो बीजेपी ने ये जो कैंडिडेट उतारा है, इनको लेकर किस तरीके का जनता के बीच में माहौल है? जनता के बीच में इतना बुरा माहौल है कि जनता कह रही है पीलीभीत में नया चेहरा आया है। नए चेहरे के चक्कर में यहाँ पे पीलीभीत में सीट हो रही है। इलेक्शन का माहौल देखा जा रहा है, वोट खुलने के बाद पता चलेगा किसकी जीत होती है, किसकी हार होती है। पीलीभीत में बीजेपी के नेता, बड़े बड़े नेता, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री अमित शाह लगातार दौरा कर रहे हैं, जनसभाएं बड़ी बड़ी कर रहे हैं। जी देखिए, जब पहले की अगर हम बात करें, जब वरुण गांधी यहां से चुनाव लड़े थे, तो इस तरीके का माहौल नहीं देखा गया था। कोई भी स्टार प्रचारक वहां पर नहीं पहुंचा था। अकेले दम वरुण गांधी ने अपने चेहरे पर चुनाव जीता था, क्योंकि कहा जाता है पीलीभीत भी गांधी परिवार का कहीं ना कहीं गढ़ रहा है, जिसकी वजह से बीजेपी ने वरुण गांधी को वहां से टिकट दिया और वरुण गांधी ने रिजल्ट के तौर पर जीत उन्हें दी। लेकिन इस बार जो बयानबाजियां वरुण गांधी ने की, उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा और नया चेहरा वहां पे लाया गया है। तो स्टार प्रचारकों की जो फेहरिस्त है वो बढ़ती जा रही है। जी, पीलीभीत में वरुण गांधी की बहुत अच्छी छवि है। पीलीभीत में वरुण गांधी का गढ़ माना जाता है। पीलीभीत में बीजेपी का, वरुण गांधी, मेनका गांधी का 35 साल से राज चलता चला आया है पीलीभीत में। बिल्कुल विजय, अगर अमेठी की स्थितियों की बात की जाए तो क्योंकि अमेठी उत्तर प्रदेश की इस समय बहुत ही हॉट सीट बन गई है, क्योंकि वहां से कांग्रेस अभी अपना प्रत्याशी उतार नहीं पाए हैं। बीजेपी की स्मृति ईरानी वहां पर ताल ठोक रही हैं। उनका कहना है कि ये मेरा परिवार हो गया है, ये जो जनता है, ये यहाँ पर मेरे भाई हैं, मेरी माँ। उन्होंने पूरी अमेठी को अपना परिवार बता डाला है, घर भी बनवा लिया है। तो जानना चाहूंगी कि क्योंकि हमेशा से देखा गया है कि वो कांग्रेस परिवार का एक बहुत बड़ा गढ़ रहा है, कांग्रेस उस अमेठी को अपना परिवार मानती थी और देखा हमने सोनिया गांधी ने किस तरीके से एक भावुक पत्र भी लिखा। तो जो अभी तक प्रत्याशी नहीं लाया गया है, उसका खामियाजा कितना भुगतना पड़ सकता है कांग्रेस को अमेठी से? विजय, आप अपना म्यूट बटन खोलें, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। आपकी आवाज हम तक अभी भी नहीं आ रही है। जी हेलो जी बताइए बताइए। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि कांग्रेस का गढ़ कहा जाने वाला अमेठी, ये चर्चा का विषय पूरे विश्व में है। और जो कि यहाँ की बात करें स्मृति ईरानी की, तो 2014 में राहुल गांधी के सामने चुनाव लड़ी और 2014 में ही राहुल गांधी से करारी हार मिली। उसके बाद लगातार जनता के बीच स्मृति ईरानी बनी रही और जनता की बनी रही। और उसके बाद ये दूसरी बार चुनाव जीती, 2016 में चुनाव जीती। चुनाव जीतने के बाद लगातार अभी यहाँ अपना आवाज जो वादा की थी, वादा करने के बाद अपना यहाँ निजी आवाज बना लिया। और कल अपने यहाँ वोटिंग में जी जी सुन रहे हैं, आप बताइए।
ठीक है, सर्वेश सैनी भी हमारे से जुड़े। सर्वेश, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से आज एक और बात इरफान सोलंकी ने कही अपनी पेशी के दौरान, उन्होंने कहा कि क्या मेरी भी गाड़ी पलटवाना चाहते हैं, क्या मुझे भी एनकाउंटर में मारना चाहते हैं। देखिए, अभी हमने जो हाल ही में देखा, उसके बाद इरफान का जो ये बयान है वो इस समय सुर्खियों में है। देखिए सौम्या, लगातार कोर्ट की तारीख पे तारीख एक फिल्मी डायलॉग है, उसके तहत लगातार जो फैसला नहीं आ रहा, तो उनका भी, इरफान सोलंकी का भी सब्र का बांध टूटता नजर आया है। उसके बाद पहले तो उन्होंने अपने आप को जानवर कहा, और आखिरी में जब वो जा रहे थे तो मीडिया ने जब उनसे बात करी तो उन्होंने, उनका साफ तौर पर कहना था कि ऐसा ना हो कहीं मुझे भी जेल में हार्ट अटैक आ जाए, या मेरा इनकाउंटर कर दिया जाए, या कोई मेरी कहीं गाड़ी पलट जाए, या मेरी कोई ऐसी दुखद खबर आए कि पुलिस पे एक सवालिया निशान खड़ा किया है उन्होंने। जी जी जी, बिल्कुल। तो देखिए, जिस तरीके से आपको बताते कि इरफान सोलंकी का जो ये पूरा मामला है करीबन 2 सालों से चल रहा है, और उसके बाद तीसरी बार ऐसा वक्त आया जब इस पूरे मामले पर सुनवाई टली। कई बार कई दलीलें दी गई कि किस वजह से सुनवाई टल रही है, और इस बार तीसरी बार जब सुनवाई टली तो इरफान का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने मीडिया के सामने कहा कि मुझे 2 घंटे तक पुलिस लाइन में क्यों बिठाया गया, भूखे प्यासे, क्या मैं कोई जानवर हूं, मेरे साथ जो ट्रीटमेंट हो रहा है वो जानवरों की तरह मेरे साथ सलूक किया जा रहा है। साथ ही साथ उन्होंने एक बड़ी बात कही कि अगर कोई कल खबर आती है तो मेरे साथ भी वही होगा क्या जो दूसरों के साथ हुआ, गाड़ी पलटेगी या मेरे भी इनकाउंटर किया जाएगा। तो एक बड़ी बात उन्होंने साफ तौर पर कही है। अगर हम पीलीभीत की बात करें तो पीलीभीत में जैसा आपने बताया कि जब वरुण गांधी थे तो उनका चेहरा ही काफी था, लोग वरुण गांधी को पसंद करते हैं। अब जब बीजेपी ने प्रत्याशी बदल दिया है तो क्या लगता है आपको, किस तरीके के नतीजे सामने आ सकते, क्या इसका फायदा विपक्षी पार्टी को मिल सकता है? यहाँ पे त्रिकोणीय इलेक्शन देखने को मिल रहा है। तीनों पार्टी अपना अपना दावा कर रही हैं। अभी मुख्यमंत्री 3 दिन पहले आए थे, उन्होंने बयान भी बाजी की थी कि अब की बार 400 पार, मोदी सरकार 400 पार। अब देखना ये बात है कि पीलीभीत में जनता किसको वोट देती है, किसको अपना सांसद चुनती है। बिल्कुल मुजाहिद, आप सुन रहे हैं कि पीलीभीत में जिस तरीके से ये चर्चा हो रही है कि वरुण गांधी का चेहरा ही काफी था। ये हालांकि 1-2 ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी पीछे दिखाई दे रही है, वरना कई उत्तर प्रदेश के अंदर जो 80 का लक्ष्य लेकर बीजेपी चल रही है वो कहीं ना कहीं वहां पे स्थापित होती नजर आ रही। कन्नौज में अगर सुब्रत पाठक की बात की जाए तो देखिए कहीं ना कहीं किसी ना किसी के लीक पोल तो होते हैं। सुब्रत पाठक कहां कमजोर पड़ रहे हैं जिसको वो लगातार उसको समेटने में लगे हुए हैं कि कहीं भी कोई भी कमी छूटने ना पाए कन्नौज के अंदर। तो हमें बता दें कि जिस तरह से अगर बात की जाए भाजपा सांसद सुब्रत पाठक की, तो उनके ऊपर कई आरोप लगे थे। हाल ही में मारपीट की बात की जाए या उनके कई से आइडियो वायरल होते, कहीं ना कहीं वो इन चीजों से कमजोर होते नजर आ रहे हैं। अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए तो ऐसा कोई खास विकास उनके द्वारा नहीं कराया गया था जिससे लोग उनकी दोबारा मांग करें। लेकिन हाल की जो अगर शहर की बात की जाए और लोगों की बात की जाए तो लोगों का अभी भी मानना है कि वो कन्नौज के हैं, कन्नौज के बेटे हैं, कन्नौज के लोकल के हैं, तो उनका चेहरा ही काफी बीजेपी के लिए, क्योंकि सुब्रत पाठक एक बड़ा नाम है, क्योंकि उन्होंने 2019 में सांसद डिम्पल यादव को, जो कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की बीवी थी, उनको करीब 12,000 वोटों से हराया था। एक बड़ा चेहरा था जिसको हराने के बाद में सुब्रत पाठक एक अपने में एक कन्नौज के लिए लोकल के थे बड़े चेहरा उनको सामने आया था। कहीं ना कहीं जो कुछ चीजें हैं जो सुब्रत पाठक को कमजोर करते, लेकिन कहीं ना कहीं सभी चीजों को बैकअप कर रहे हैं। वो लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, उनको बता रहे हैं जो कमियां रह गई थी, कहीं ना कहीं उनको पूरा सुधारने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल मुजाहिद, इस बार अगर हम चुनावों की बात करें तो इसमें सभी पार्टियों का पूरे देश में अगर फोकस है तो सबसे ज्यादा आधी आबादी कही जाने वाली महिलाओं के ऊपर है। चाहे उत्तर पूर्व दक्षिण हम कहीं पर भी देख लें, महिलाओं को हर पार्टी अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस अपनी गारंटी लेकर के आई है, कई योजनाएं लेकर आई है जिसमें महिलाओं को प्रबलता मिलेगी। बीजेपी ये बात कहती है कि हमने राशन कार्ड में महिलाओं का नाम दिया और जो हम घर दे रहे हैं वो महिलाओं के नाम पे दे रहे हैं, यानी कि हर चीज जो हम कर रहे हैं वो महिलाओं को सशक्त करने के लिए कर रहे हैं। कन्नौज की महिलाओं के मन में कौन बस रहा है? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि जिस तरह से मोदी सरकार ने महिलाओं के लिए तमाम योजनाएं चलाई, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे राशन कार्ड हो, चाहे आवास योजना, जो महिलाओं को जो सशक्त बनाने की जो महिलाओं को योजनाएं दी जा रही,
कहीं ना कहीं वो महिलाओं के दिल में सुब्रत पाठक बस रहे हैं, योगी मोदी बस रहे, क्योंकि जो महिलाएं उनको 5 किलो राशन दिया रहा है, ऐसी महिलाओं को उन्होंने एक पता नहीं उज्ज्वला गैस सिलेंडर दिया, जिससे ताकि महिलाओं को आंखों में रोज रोज धुआं ना जाए, वो अच्छे से खाना बनाए। तो कहीं ना कहीं जो महिलाओं को लुभाने का काम शुरू तरह से भाजपा कर रही है। भाजपा ने तमाम महिलाओं के लिए योजनाएं चलाई थी, जिसके तहत कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए अभी भी सुब्रत पाठक को या सुब्रत पाठक के अलावा महिलाएं केवल मोदी के चेहरे पर ही वोट करेंगी। बिल्कुल, देखिए विजय, अमेठी की अगर बात की जाए तो लंबे समय से गांधी परिवार जो है वहां पर स्थापित था, चलता, वहां पर कोई चुनाव रैली करने भी नहीं गांधी परिवार से कोई जाता था, उसके बाद भी विजय गांधी परिवार के सदस्य की ही होती थी। इस तरीके का माहौल था अमेठी में। लेकिन अचानक से एक महिला की एंट्री होती है जो कई सालों तक संघर्ष करती है, उसके बाद 2019 में राहुल गांधी को पटकनी देती है। आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि पुराने लोग भी अमेठी में मौजूद होंगे, उनके अंदर अभी भी कांग्रेस कहीं ना कहीं होगी, और जिस तरीके से स्मृति ईरानी कहती हैं कि मैंने सबके ऊपर अपना कहीं ना कहीं कब्जा बना लिया है, अमेठी मेरा परिवार हो गया, वहां पर कोई घुस नहीं सकता है, तो अमेठी में क्या जनता के मन में अभी भी कांग्रेस बस रही है या बिल्कुल पूरी तरीके से साफ हो चुकी है? और अगर बस रही है तो कांग्रेस का कौन सा चेहरा चाहती है अमेठी जो यहां से चुनाव लड़े? आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है, आप जब जवाब दें तो अपना म्यूट बटन खोल लें प्लीज। जी विजय, जवाब दीजिए। अभी भी आप म्यूट पर हैं। जी जी बोलिए। जी बिल्कुल, आपको बता दें, कांग्रेस का गढ़ कहा जाने वाला अमेठी, कांग्रेस परिवार से ही अमेठी जाता था, लेकिन इस बीते कांग्रेस गढ़ में ही झंडा गाड़ उसके जो सौम्या बता तो इसकी जो जनता है कहीं ना कहीं आज भी विचार है गांधी के परिवार का कोई भी तरफ अगर यहाँ से चुनाव लड़ता है तो इसी रानी को कर दिया। राहुल, जैसे आपने बताया कि इस समय स्टार प्रचारकों की जो है वहां लाइन लगी हुई है, चाहे मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, सभी के वहां पे दौरे पहले से ही तय हो चुके हैं। जो प्रत्याशी है वो जनता के बीच में किन मुद्दों को लेकर आगे जा रहे हैं? क्योंकि बीजेपी हमेशा से हर चीज एक प्लानिंग के तहत करती है, वो अपने मुद्दे सेट करती है, उसके बाद जनता के बीच जाती है, मंचों पर आवाज उठाती है। इस बार पीलीभीत में कौन से मुद्दों पर प्रखर होकर वहां प्रत्याशी जो है लोगों के बीच में, जनता के बीच में पहुंच रहे हैं? पीलीभीत में प्रत्याशी जनता के बीच में पहुंच रहे हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला योजना, तमाम योजना के बारे में अपनी यहाँ पर योजना के बारे में बता रहे हैं। इसी के बीच में चुनाव लड़ेंगे पीलीभीत में। देखिए सर्वेश, हमने इरफान से रिलेटेड तो आपसे कई सवाल कर लिए। अगर चुनाव की चर्चा हो रही है, कानपुर के चुनाव की चर्चा ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि अब प्रत्याशी जो है वो पूरी तरीके से क्लियर हो चुके हैं और कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि इस बार दो ब्राह्मण चेहरे आपस में टकराएंगे कानपुर के अंदर। अभी जनता के बीच में आप रहते हैं, नुक्कड़ों पे, दुकानों पर बैठते हैं, वहां पर जब सुनते हैं लोगों की बातें तो क्या समझ में आता है कि इस बार जनता का कैसा मूड है कानपुर में प्रत्याशियों को लेकर के? देखिए सौम्या, अगर बात करें चुनाव की तो कानपुर की अगर बात करते हैं, कानपुर में मोदी लहर अगर बोली जाए तो मोदी लहर जो है वो बरकरार है। क्योंकि जो भी है लोग आज भी चर्चा करते हैं कि मोदी के टाइम पर जो फ्री का राशन और उज्ज्वला योजना का सिलेंडर से और जो भी योजनाएं उनको मिली वृद्धा पेंशन से लेकर, तो उससे कहीं ना कहीं जो कानपुर में माहौल हो बीजेपी की तरफ जाता नजर आ रहा है। लेकिन अगर बात करें प्रत्याशियों की तो आलोक मिश्रा जो पहले से ही कांग्रेस में सक्रिय नेता रहे हैं और पब्लिक के बीच में रहते थे, वहीं अगर रवि अवस्थी की बात करते हैं तो पत्रकारिता के बाद एकदम से उनको टिकट मिलता है और प्रत्याशी बना दिए जाते हैं लोकसभा में। अब देखने वाली बात ये होगी सौम्या कि इनको और आलोक मिश्रा की हो, क्योंकि आलोक मिश्रा पहले से ही सक्रिय नेता हैं कांग्रेस के। और एक बार और बता दूं सौम्या कि एक बार पहले भी सतीश महाना और श्रीप्रकाश में टक्कर हो चुकी है कानपुर से, जिससे श्रीप्रकाश ने बहुत ही ज्यादा वोटों से सतीश महाना को हराया था। अब देखने वाली बात है ये होगी कि किस तरह ये चुनाव जा रहा है। बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया कि अभी जनता के मन में तो योगी मोदी बसते हैं, लेकिन अगर प्रत्याशियों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी का जो प्रत्याशी है उनको जनता के बीच में थोड़ा एक्सेप्टेंस कम मिल रही है, यानी कि लोग उन्हें एक्सेप्ट कम कर पा रहे हैं। उनका कहना है कि ये बाहरी हैं, शायद ये लगातार कानपुर में आए ना, और
क्योंकि पहले के जो प्रत्याशी थे वो यहीं के थे, तो इससे क्या थोड़ा बहुत जनता के बीच मन में उनको लेकर अकरन है क्या? जी बिल्कुल सौम्या, आपको बता दें कि जैसे सत्यदेव पचौरी 2 बार सांसद रहे, उसके बाद लगातार सांसद से वो बीजेपी के लिए काम कर रहे थे। उसके बाद क्या हुआ कि नया चेहरा जैसे ही प्रत्याशी उतारा गया है बीजेपी ने, तो कहीं ना कहीं जो पब्लिक है उसके मन में ये सवाल है कि तो नया चेहरा है, मेरे लिए क्या करेंगे। अगर कोई पुराना चेहरा उतारती बीजेपी तो शायद परिणाम कुछ और होता, लेकिन ये देखने वाली बात होगी सौम्या कि चुनाव किस ओर जाता है। देखिए, बीजेपी कहती है कि इस बार की जो जीत होगी वो 5 लाख वोटों से होगी, क्योंकि अगर बात की जाए दोनों ही प्रत्याशी ब्राह्मण हैं, और कानपुर बेल्ट की अगर बात की जाए तो कानपुर की जो पूरी बेल्ट है वो भी ब्राह्मण है। यहाँ पर ब्राह्मणों की संख्या, सवर्णों की संख्या ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं इस बार टक्कर देखने को मिलेगी, क्योंकि पिछले चुनावों में तो ऐसा खास नहीं देखा जा रहा था, एक तरफा चुनाव था, मोदी की लहर थी, नमो लहर थी। इस बार कानपुर में क्योंकि प्रत्याशी भी दोनों ब्राह्मण हैं और दोनों ही जबरदस्त प्रत्याशी हैं, एक हैं जो सक्रिय प्रत्याशी हैं, कानपुर के अंदर ही रहते हैं, लोगों के बीच उनका चेहरा चर्चित है, लेकिन एक तरफ बीजेपी का जो प्रत्याशी है वो कहीं ना कहीं उनके कार्यकर्ता ही उन्हें पहचान नहीं पा रहे हैं। जी देखिए, तो मैं जैसे ही वो उनका रेलवे स्टेशन पर आते तो उनके कार्यकर्ता ही रविंद्र सिंह नहीं पहचान पाए कि ये हमारे नेता हैं, इनको टिकट मिला है। और जैसे किसी और को माला पहना दिया गया, उनका स्वागत कर लिया गया, उसको देखते हो जब कार्यकर्ता ही नहीं पहचान रहे तो कानपुर की पब्लिक क्या उनको पहचानेगी। लेकिन अब अगर जरूरत है रविंद्र सिंह को तो ग्राउंड जीरो पे आने की और पब्लिक के बीच में अपना प्रचार करने की, तब जाके कहीं इनको सफलता हाथ लगेगी सौम्या। बिल्कुल, तो देखिए आपको बता दें कि चुनाव जरूर है, उत्तर प्रदेश में अलग अलग सीटों के अपने अपने अलग अलग समीकरण हैं, और कानपुर की स्थितियों की अगर बात की जाए तो कानपुर की जनता चाहती है कि जो प्रत्याशी उतारे गए हैं वो जमीन पर आए, लोगों से 1 to 1 होकर बात करें, अपनी योजनाओं को उनके सामने रखें और उन्हें वादा दे कि वो इस शहर का विकास करेंगे, उसी के तहत वोट दिया जाएगा। तो कहीं पर प्रत्याशी से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ प्रधानमंत्री के चेहरे पर ही चुनाव होगा। वहीं कन्नौज में अभी लड़ाई जारी है, सपा ने अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। वहीं पीलीभीत में वरुण गांधी को बदल तो जरूर दिया है बीजेपी ने, लेकिन मुश्किलें हैं जितिन प्रसाद के लिए कि वो इस चुनाव को निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे। वहीं अमेठी की अगर बात की जाए तो वहां पर स्मृति ईरानी बहुत तेजी के साथ लगातार चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन अभी कांग्रेस का प्रत्याशी सामने नहीं आया है, जिसको लेकर के कई बार स्मृति ईरानी ने कई बातें भी उनके विरुद्ध में बोली हैं। तो आप चारों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस खबरों पर जानकारी देने के लिए तो 2024 के लोकसभा चुनावों में लगातार एक नया अपडेट आ रहा है, कहीं पर प्रत्याशियों का ऐलान हो चुका है तो कहीं पर अभी प्रत्याशियों का ऐलान बाकी है, कहीं पर मुकाबला त्रिकोणीय है, क्योंकि बीएसपी भी है जो उत्तर प्रदेश में समीकरण बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। जहां पर कई सीटें ऐसे हैं बीएसपी सपा के गढ़ में जाकर अपना वोट बैंक मजबूत कर रही, क्योंकि सपा की स्थिति इस समय बहुत अफरा तफरी भरी है। सपा का अभी क्लियरिटी नहीं है, सीटों की क्लियरिटी नहीं है। सपा में तो ऐसा हो रहा है कि एक बार टिकट दी जाती है, कई घंटों बाद टिकट काट दी जाती है, इसकी वजह से कई अफरा तफरी है। तो लगातार 5 बजे हम इन्हीं खबरों पर आपके साथ होंगे रूबरू। तब तक के लिए नमस्कार।